हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ यूपीएससी में, वे सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले आप सभी जानते हैं, अकबर से अगर एक दो पॉइंट अगर रिलेट करके हम बोलने का प्रयास करें, जो कि इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है। ये अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1482 ईस्वी में अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। और इनका जो राज अभिषेक हुआ था वह कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में हुआ था। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था, है ना। अकबर का जो शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ ईरवानी था, विद्वान था ना, इनका गुरु थे। और अगर हम बात करेंगे इनका जो उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था वह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से, ठीक ना। ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे अकबर, तो ये ज़्यादा फेमस था नामक वाद्य यंत्र में, किस में? नगाड़ा में ना, हाँ, नकारा में ये फेमस था, प्रसिद्ध पसंद था। और अगर हम बात करेंगे तो इनके जो अकबर के अगर देखेंगे नवरत्न में कितने रहते थे? तो 9 रहते थे, है ना, दरबार में। तो वह कौन कौन थे? अब्दुल फजल हो गया, दूसरा फैजी हो गया, तीसरा तानसेन, चौथा बात करेंगे तो चौथा कौन हो जाएगा? बीरबल हो गए, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, है ना, फ़कीर अजीउद्दीन हो गया, मुल्ला दो प्याजा। ये सभी 9 को इसका नवरत्न हुआ करते थे। इससे संबंधित अगर हम बात करेंगे तो अकबर से और इम्पोर्टेंट हम लोग के महत्वपूर्ण डेट याद होगा। जैसे में अगर हम देखने का प्रयास किए तो 1500 आपको 62 याद हो रहा होगा। 1562 में बताइए दास प्रथा का अंत हुआ। 1562 में अकबर ने हरमंद की मुक्ति की। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब की बताइए? 1563 ईस्वी में, है ना। इसके बाद अगर 1564 में अगर बात करेंगे तो जजिया कर को समाप्त किए। कब? 1564 ईस्वी में। इसके बाद अगर देखने का बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना कर राजधानी का आगरा से जो फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किए वो 1571 में किए, है ना। 1571 के बाद टाइमलाइन है आपका 1575, जिसमें 1575 में क्या देखने को मिलता है? 1575 में इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1578 में तो आपको इबादत खाने के सभी धर्मों को लोगों को प्रवेश की अनुमति हुआ। 78 के बाद 79 में देखिएगा तो मजहर की घोषणा की है। दीन इलाही की स्थापना की 1882 में, 1582 में, माफ़ कीजिएगा, 1582 में दीन इलाही की स्थापना की है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 1582 के बाद 1583 में, तो 1583 में इलाही सवन की शुरुआत किया। राजधानी लाहौर को स्थानांतरित किया 1585 में। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य के लिए, है ना। और अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी और इसे आगरा में जो कि सिकंदरा में दफनाया गया था, है ना। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए सेशन में बने रहिए। देखिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? तो ऑप्शन ए है काबुल, बी है लाहौर, सी है सरहिंद और डी है कालानौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अगर हम बात करेंगे, अकबर पंजाब के सिकंदर सूर्य की समाप्ति करने में संलिप्त था, है ना। और उस अवसर पर जो बैरम खां था उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना जो था ना वो मिलने पर पंजाब के गुरदासपुर से जिले से निकलकर कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया। और उसी समय अकबर की आयु 14 वर्ष था, है ना, 14 वर्ष से भी कम था। तो ये कहाँ पे था? कालानौर स्थान पे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका बताइए ना? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपको देखने को मिलेगा दूसरा। और दूसरा में देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य पर्पस क्या था? तो देखिए बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के जो अकबर के मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, यह पर्पस था। अकबर ने अप्रैल 1576 में, कब? 1576 में, याद रखिएगा, 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। और मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे के निकट पहुंचा। और राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। और फलतः क्या हुआ? जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है, जाना जाता है, जिस कारण
पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियाँ से शरण लेना पड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा प्रताप को अधीन लाना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3। देखिए 3 प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो अभी हम लोग तुरंत देखें, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सेनापति कौन थे? तो इसका सेनापति अगर बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध जो कि 1576 में हुआ, तो महाराणा प्रताप के जो मुगल सेनापति मानसिंह एंड आफस खां के मध्य में था, है ना। तो आफस खां के मध्य में लड़ा गया था और राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की जो सेना है अगर भाग कर नृत्य अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। तो हकीम खान सूर कर रहा था उसका नृत्य, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हकीम खान सूर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और राणा की ही सेना से ही भोलू जो कि भीली की ओर से एक छोटी टुकड़ी शामिल था और यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी और आगे उसके छापामार युद्ध का सहारा लिया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर देखेंगे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ चित्र दिया गया है, यहाँ पे दिया गया एक स्वतंत्र देश के परिचालक और बी नगर की स्थिति और दिखावा और निम्नलिखित में से इसके जानकारी के अनुसार बनना। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है ना। इसमें देखिएगा ना ऑप्शन नंबर, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1565 में अकबर, ए में हो जाएगा गोंडवाना और बी में लाहौर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह थे क्या? कछाओ दाओ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है और 7 नंबर में देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था कछाओ के साथ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस चिश्ती संत के दरबार पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो अधिक जाता था आपका मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय के समर्थन दिया था और वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरबार पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दरबार हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो ये मारा था अधम खां को, ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। अधम अन्ना के पुत्र जो कि अधम खाजा 1562 इसमें अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि इसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूताना ने निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर के संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो यह क्या नहीं था? मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेवाड़ राज्य के अकबर के संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के जो शासन राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों के साथ लड़ा और राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी, है ना। तो याद रखिएगा कौन नहीं स्वीकार किया था? तो मेवाड़, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 11 में पूछा जा रहा है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्थन नहीं किया? तो यह आपका बता रहा है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर बी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है और नेक्स्ट देख लीजिए कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खाली की रानी थी। तो यह किसके बारे में बताया जा रहा है? मंडला की रानी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1564 ईस्वी में अकबर ने कहा था कि पूर्वी प्रदेशों के शासक आफस खां के गंगटका गोंडवाना में राज्य की जीतने के लिए भेजा और उस राज्य के मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते थे, है ना। और उसका अगर हम बात करें राजा का, तो बीरनायक अल्पव्यय था, परंतु उसकी माँ दुर्गावती राज्य पर युगातपूर्ण शासन करती थी और उसने ही वीरतापूर्वक शाही दल के विरोध किया और परंतु गढ़ एंड मालवा वर्तमान में जो जबलपुर जिला है बीच में हुई और युद्ध में वे पराजित हुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंडला। नेक्स्ट प्रश्न है, अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो शाहजादा सलीम के कारण। क्योंकि जब शाहजादा सलीम के विद्रोह पर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अब्दुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इरादे से ओरछा के बुलंदा
सरदार ने वीरेंद्र सिंह के देव के मार्ग में अब्दुल फजल की हत्या कर दी और जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव की 3000 का मनसब प्रदान किया। अतः अब्दुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी, है ना। तो याद रखिएगा शहजादा सलीम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा तथ्य है जो कि अकबर के राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। तो वह है अकबर ने इस्लाम धर्म की त्याग दिया। ये नहीं है, बाकी सभी है ना, बाकी सभी है, आप सभी जानते हैं। जैसे प्रशासनिक एकता के कानूनी का एक रूपता है, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, अकबर का धार्मिक नीति, ये सभी था। लेकिन ऑप्शन नंबर जो है ए नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे, अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया, है ना, कि मुगल साम्राज्य में शीघ्रता के भारत में बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसमें हिंदू मुस्लिम का सहयोग प्राप्त करना, जिस तरह से समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, अकबर का भारत में राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं का उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों में विवाह संबंध और समान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, फारसी भाषा के राजभाषा बनाना किंतु सभी भाषाओं की प्रगति से सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं के प्रगति और उनके कलाविधियों के समन्वय का सांस्कृतिक एकता प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो कि राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए और इसी कार्य के अकबर के राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया और अकबर इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी सही था। नेक्स्ट है अकबर के लोकप्रिय के कारण क्या है। तो लोकप्रिय के कारण क्या है, बिल्कुल सभी हो सकता है, मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति है, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तो वह अकबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। तो यह किसको कहा जाता है बताइए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल अकबर को कहा जाता है, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न देखें 17 के बाद 18। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बाध्य हो। तो यह जो आज्ञा दी थी वह कौन दिया था बताइए। ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर हो जाएगा, अकबर, बिल्कुल। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं के व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया, परंतु उसने यह भी कार्य कुशल की दृष्टि से किया कि उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, है ना, और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पत्नी बंध्या हो और उसने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 में पूछा है अकबर का शासन जाना जाता है। तो ये जाना जाता है क्षेत्रों के जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए और उसमें धार्मिक कट्टरता के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है धार्मिक कट्टरता के छोड़ाकर, यानी ये सही है ना, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो वह था मीर बख्ती, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर बात करेंगे अकबर के शासनकाल के पुनर्गठन केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्ती का, तो मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु इसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सेनाओं के वेतन एंड सैनिक संगठन के संबंधित था और यह मनसबदारी की सूची रखता था, है ना, तथा इसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शस्त्रों की व्यवस्था, सैनिकों के निरीक्षण आदि के कार्यों के अंतर्गत था। अकबर के कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो कैसा था, मनसबदारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मनसबदारी थी। नेक्स्ट प्रश्न है 22 प्रश्न देखेंगे। 22 प्रश्न एकदम न्यू है, 2019 में 65वां बीपीएससी में पूछा है मध्यकालीन भारत की मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो क्यों लागू की गई थी, मनसबदारी प्रथा लागू करने का उद्देश्य स्वस्थ प्रशासन सुनिश्चित करना था। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा है, तो डी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है अकबर द्वारा दीवान ए पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो प्रथम व्यक्ति कौन था बताइए? मुअज़्ज़म खां तुर्कबख्ती, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर ने शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुज़फ़्फ़र खां और तुर्कबख्ती राजा टोडरमल एंड ख्वाजा शाह मोहम्मद मशहूर के हाथों में आता जाता रहा और मोहम्मद खां सरकारी सोपन के दीवान के पद पर स्थान दिलाने का सफल रहा और दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 24। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश के परिचित प्रणाली से उधार ली थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया है, तो मंगोलिया से लिया गया है ना। मनसबदारी अगर बात करेंगे मध्य एशिया जो कि मंगोलिया से ली गई है और इस प्रकार के सैन्य विभाजन चंगेल खां के नेतृत्व में मंगोलिया सेना के किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी लेकिन मूलतः मंगोलिया सैन्य विभाजन का आश्रित थी, तो याद रखेंगे मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर प्रश्न है और इसमें स्टेटमेंट कथन है अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारी के बीच घोड़े पर रख रखाव पड़ता था। और आर कारण बोल रहा है ना कि घोड़े की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और आर दोनों सही है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह अकबर की थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली प्रचलन था जो कि भूमि सर्वेक्षण और भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल आलम तथा जाप्ती खसरे की तैयारी का आधारित था। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट टोडरमल ने किस क्षेत्र के ख्याति अर्जित की थी? तो यह किया था भू राजस्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दससला, ऑप्शन नंबर बी है ना। अकबर के कालीन भू राजस्व व्यवस्था के दससला पद्धति की बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल संबंधित है तो मालगुजारी व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर बी है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में है ना शेरशाह अकबर के मध्य में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायतंत्र की कड़ी थी? तो यह था और टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो यह निर्मित किया गया था किसके द्वारा? देख लीजिए टोडरमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 ईस्वी में है ना दीन इलाही दीवान इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके सर्वमान्य बनाने के लिए प्रयास किया और दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वस्वाद के आधारित एक विचार पद्धति थी है ना। और इसमें नवीन संप्रदाय के प्रधान पुरोहित अब्दुल फजह और हिंदुओं के केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया और राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने पर इनकार कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो यह अकबर किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इस इतिहासकार ने दीन इलाही के एक धर्म कहा, तो किस इतिहासकार ने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? अकबर होगा। अकबर के तो बारे में बताया जा रहा है ना कि इस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा, तो यह कहा है ना, वह कहा है अकबर के द्वारा। तो अकबर के द्वारा यह प्रतिद्वंदी है दीन इलाही धर्म नहीं था अपितु एक सूफी मंत्र था जिसमें निर्णय समर्थन समन्वय आधारित थे। तो जहांगीर के समकालीन मोहरिन है ना मोहसिन फ़ानी ने रसना तबिस्तान ए मजाफिक ने पहली बार दीन इलाही के स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेखित किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें से नहीं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? तो इबादत खाने का निर्माण किया था अकबर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना क्या था? तो यह एक प्रकार के देखिएगा तो भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान साथ अकबर चर्चा करता था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित इमारत में से कौन इमारत खाने फतेहपुर कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो अकबर का महल नहीं है, बाकी ये सभी जो दिया है पंचमहल हो गया, जोबाबाई का महल हो गया
और स्वर्ण महल, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वस्तुओं शैली का उदाहरण है? तो यह है आपका हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुल-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया है ना? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादन किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, अकबर के द्वारा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा अपनाई गई सुल-ए-कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा का अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो यह आधारित आपका है राजनीतिक, धार्मिक और उत्तरवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस मुगल बादशाह ने विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी किया था? तो यह अकबर किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1580 में जैनपुर के एक धर्म गुरु मुल्ला मजदी ने सभी मुसलमानों को अकबर के विरोध करने के लिए फतवा जारी किया था 1580 में, है ना। कौन? अकबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कथन पर विचार करना है। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा बनाया और आर कथन है, कारण है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये सी हो जाएगा, क्योंकि ए सही है परंतु आर गलत है। क्योंकि अकबर के सीकरी का निर्माण अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, तो यह हुआ 1568-69 में प्रारंभ कराया था और बाद में गुजरात विजय 1572-73 के पश्चात इस नगर में फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा। और एक वर्ग में इतिहासकार का मत था और गुजरात के विजय का उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि फर्सी ब्राउन की इनका निर्माण दक्षिण विजय 1601 में उपलक्ष्य में बताया था। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो यह कराया था आपका बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस मुगल सम्राट के शिक्षा संबंधी सुधार थे? तो यह था अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अकबर के द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ इमारत पाई जाती है, तो ये कौन पाया जाता है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर का सीकरी। अकबर द्वारा बनाई गई जो सर्वश्रेष्ठ इमारत है फतेहपुर की सीकरी स्थित है। और यहाँ पे प्रमुख इमारत दीवान एयाम, दीवाने खास, है ना, कोषगार, ज्योतिष का बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि सभी है तुर्की सुल्तान का महल। इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि स्थापत्य कला का मोती कहा है ना, पर्सी ब्राउन ने। किसको? सुल्तान महल का सुंदर को, है ना, तुर्की के सुल्तान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न को। नेक्स्ट है अकबर द्वारा बनाए गए, है ना, अकबर द्वारा बनाए गए कौन सा इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो यह पंचमहल है ना, पंचमहल है। अकबर के अपने नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी ने अनेक भवन बनाए और पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विद्वानों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्यमान है। ऊपर की छोटी होने वाली 5 मंजिले का आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिले बौद्ध विहारों में से है और प्रेरणा आधारित है ना। तो याद रखें, फतेहपुर सीकरी का बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था, तो यह पंचमहल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जहांगीर महल स्थित है, तो कहाँ पे है बताइए? आगरा में, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आगरा में है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सिकंदरा है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदरा नामक स्थान पे है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया और अकबर ने इसका नाम बहिस्ताब्द रखा। और यह आगरा के 5 मील की दूरी पे दिल्ली जाने वाले सड़क पर स्थित है और इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 ईस्वी में करवाया था। और इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं, है ना। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिलें नीचे की मंजिले की आकार के छोटी होती है ना। और इस मकबरे की विशेषता गुंबद विहीन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किले की निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं करवाया? तो यह दिल्ली का लाल किला नहीं कराया है, बाकी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला ये है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में करवाया गया था, है ना, दिल्ली का लाल किला का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है और यह सूची है और मिलान करना है बेसिकली। तो यहाँ से क्या चीज़ है? मकबरा है और सम्राट है, जैसे बाबर का मकबरा, तो बाबर का मकबरा काबुल में है ना, तो काबुल इसको टिक आउट कर दीजिए ना।
बाबर का मकबरा काबुल। इसके बाद बात करेंगे तो अकबर सिकंदराबाद यहाँ पे हो जाएगा। जहांगीर, जहांगीर कहाँ है? लाहौर, लाहौर हो जाएगा, है ना। इसके बाद शाहजहाँ, तो शाहजहाँ के आगरा। तो इस तरह से देखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा ए का 3, है ना, ए का 3, बी का 4। तो देखिए यहाँ पे ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वही प्रश्न है, मिलान करना है। जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। जैसे बाबर तो काबुल हो जाएगा, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर। नेक्स्ट है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? तो ये किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के निर्देशन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न है। 55 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह किया था अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर ए। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है तो वह रजनामा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है तो वह रजनामा, ऑप्शन नंबर बी। अकबर के इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया? तो ये कौन किया था? रजनामा कौन किया था? फैजी, अब्दुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद जो किए हैं वह अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्राट अशोक द्वारा निम्न में से किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की है? तो अभी हम लोग देखे थे जरी कलम की उपाधि, है ना। जरी कलम की उपाधि किसको प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था मोहम्मद हुसैन, है ना, जरी कलम की उपाधि। अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता जिनकी सूची आईने अकबरी की मिलती है और सबसे प्रमुख कश्मीरी मोहम्मद हुसैन था और जिसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है जैन साधु को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे सदगुरु का उपाधि सम्मानित किया गया वह है, तो वह क्या है? हरिविजय सूरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह कौन थे बताइए? वह थे हरिविजय सूरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था तो वह था दसवंत, है ना, दसवंत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 है और इसमें पूछा जा रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारत की राजा था तो वह था आपका अकबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है जिस मध्यकालीन भारत के लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है आपका अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो यह आपका था रॉथस्चिल्ड। 1583 से 91 में फतेहपुर सीकरी के आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था और इसी ने भारत में विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए और उनके स्थानों को अवलोकन किया तथा 16वीं सदी में भारतीय व्यापारिक तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यांकन का विवरण प्रदान किया। अकबर के शासन के निर्माण के लिए घटनाओं का कालानुसार समाज जिसे जजिया करता 1564 ईस्वी में, है ना। इसके बाद अगर बात कीजिएगा तो दीन इलाही की स्थापना तो 1582 में। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। और मजहर जो कि सामंजस्य स्थापना 1582 में, तो ये दीन इलाही का हो गया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अकबर के बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य का मिला है तो यह 1576 ईस्वी में, ठीक ना, 1576 ईस्वी में। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे 1572 में तो सुलेमान करानी मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां ने गद्दी पर बैठा और दाऊद खां ने स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया, है ना। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1564 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का अधिपत्य की, है ना। अपराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया और किंतु 12 मार्च 1576 में टोडरमल ने मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां के मिलकर दाऊद के पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार से पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में 1 से 68 नंबर प्रश्न तक डिस्कशन किए और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर थे। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।